Hello dear student, today we are going to start our numerical portion of second unit. तो second unit में हम first question शुरू करते हैं. The charge flowing in a conductor varies with time. जो चार्ज जो है एक कंडक्टर के अंदर वो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो वेरिएशन ऑफ चार्ज जो है वो दिया है Q इज इक्वल टू AT माइनस 1/2 BT स्क्वेयर प्लस 1/6 CT क्यूब. इस तरीके से ये चार्ज का वेरिएशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर ABC आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. ये ABC ये तीनों जो है कॉन्स्टेंट हैं और वो भी पॉजिटिव हैं. फर्स्ट जो निकालना है इनिशियल करंट. तो करंट क्या होता है? चेंज इन टोटल चार्ज या टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वो होता है करंट. तो ये मैंने आई लिखा है एक्चुअली, सॉरी, नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें करंट निकालना है. तो करंट क्या हो जाएगा? चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम. तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो चार्ज है वो टाइम के साथ जितना चेंज होता है उसको हम करंट बोलते हैं. तो पहले तो करंट निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? Q का मतलब इस चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमें क्या करना पड़ेगा? d/dt ऑफ AT माइनस, ये A लिखा है मेरे से, पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं लिखा जाता है, माइनस 1/2 BT स्क्वेयर प्लस 1/6 CT क्यूब. अब डिफरेंशिएशन अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं एक बार बता देता हूं कि जैसे अगर ये ऐसे है x की पावर n और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है पावर को आगे ले आओ मल्टीप्लीकेशन में इनटू x की पावर n-1. तो अगर कहीं पे x की पावर 4 लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या हो जाएगा? 4x क्यूब. कहीं पे ऐसे लिखा है x की पावर 5 तो 5x की पावर 4. कहीं पे ऐसे लिखा है x की पावर 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 इंटू x की पावर 9. तो ये x की जगह t भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? टाइम है. तो ये x की जगह क्या है? t है. तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं. यही फार्मूला अप्लाई करके डिफरेंशिएशन का. तो जब ये d/dt ऑफ AT करोगे तो A तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, गिवन है कांस्टेंट, इनटू t माइनस ये जब इसका करोगे d/dt तो 1/2 इंटू b, ये तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है. तो अंदर क्या बचेगा? d/dt ऑफ t स्क्वेयर एज इट इज. यहाँ पे 1/6 c बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? d/dt ऑफ t क्यूब. अब देखो ये तो dt/dt 1 हो गया तो a इजिकल इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 b. अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो आगे आ जाएगा, t की पावर 2 माइनस 1 तो ना भी लिखोगे तो चलेगा. 1/6 इंटू c एज इट इज. इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या बन जाएगा? 3t स्क्वायर. तो ये टोटल हमारा क्या बन गया? करंट बन गया. इतना करंट है. इसको और आप अच्छे से लिख सकते हो, a माइनस 2 से 2 कैंसल, bt, और ये 3 जा 2 तो 1/2 CT स्क्वायर. इतना करंट फ्लो करेगा उसके अंदर. फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनिशियली कितना करंट फ्लो करेगा. इनिशियल का क्या मतलब होता है? शुरुआत. और शुरुआत में टाइम क्या होता है? 0 होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको निकालना है तो करंट एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में t की जगह 0 रख दो. तो a माइनस, यहाँ पे भी 0 रखोगे, यहाँ पे भी 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा. तो सिर्फ कितना आंसर आ जाएगा? a आ जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है a. इतना करंट फ्लो करेगा. अब ये क्या है? a ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसने खुद ही बताया है. इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं इसके बारे में. अब सेकंड पार्ट जो है, द टाइम आफ्टर विच वैल्यू ऑफ करंट रीच ए मैक्सिमम वैल्यू. अब ये जो आपको समझना है ये प्योरली एक मैथमेटिकल पार्ट है. मैथमेटिक्स में कोई एक इक्वेशन होती है, उसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना आपने वहां पे सीखा हुआ है कि एक स्लोप निकालो 0 के बराबर रख दो, जहाँ पे स्लोप चेंज होना बंद हो जाए वो या तो मैक्सिमा होता है या वो मिनिमा होता है.
तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा किसका, करंट का पूछा ना उसने, तो इस करंट को अगर वो मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा कि किस टाइम पे होगा, तो इसका स्लोप निकालने का क्या मतलब है कि di/dt निकालो। तो इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो d/dt ऑफ दिस कंप्लीट इक्वेशन a माइनस बी टी प्लस 1/2 ct स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म में तो कोई टाइम t है ही नहीं, तो t की पावर 0 मान लेते हैं उसको, क्योंकि 1 है, तो a इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 0, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 आगे आ जाएगा, t की पावर -1, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, माइनस bt, इसको क्या लिख सकते हैं, dt/dt प्लस 1/2, लेट मी चेक इट इज विजिबल इन दैट कॉर्नर, ओके फाइन, 1/2 c तो कांस्टेंट है एंड d/dt ऑफ t स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का b, ये dt/dt 1 प्लस 1/2 c, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 जो कि 1 होता है, तो ये बन गया माइनस का b प्लस 2 से 2 गया ct, तो d/dt इज इक्वल टू इतना आ गया। पूछ रहा है कि किस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पे ये करंट का जो स्लोप है वो 0 होगा, उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, तो वो टाइम निकाल देते हैं, टाइम एट विच करंट इज मैक्सिमम, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, माइनस बी प्लस सी टी इज इक्वल टू 0, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी b/c, तो इतने टाइम पे करंट इसके अंदर मैक्सिमम होगा। इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, तो टाइम हमारे पास आ ही गया, करंट की इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में टाइम उस t की वैल्यू रख देते हैं जहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो I max की वैल्यू आ जाएगी, तो थर्ड पार्ट I max क्या हो जाएगा, a माइनस b, t की जगह क्या लिखना है, b/c प्लस 1/2 c, और टी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, b/c का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन सोल्व कर लो आप, a माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस 1/2 b स्क्वायर बाई सी, इतना हो जाएगा मैक्सिमम करंट, a माइनस बी स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई 2c, ये प्लस है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसका आंसर आ जाएगा a माइनस का बी स्क्वायर बाई 2c, इतना मैक्सिमम करंट होगा। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे थे कि इनिशियली करंट कितना होगा, ये निकाल दिया, कितने टाइम पे होगा करंट मैक्सिमम, वो टाइम निकाल दिया, इस टाइम पे जब करंट मैक्सिमम होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोबारा उसी टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन में, करंट की इक्वेशन में पुट करके आपने I max भी निकाल दिया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन, the number of free electrons per 100 mm of ordinary copper wire is 2 into 10 raised to power 21. The average drift speed of the electron is 0.25 mm per second. What is the current flowing? तो पहले मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसको निकालते हैं कि क्या पूछा है, कैसे निकालेंगे। क्या दिया है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 100 mm, कोई एक वायर है, मान लिया दिस इज ए वायर, मैं बहुत मोटा करके दिखा रहा हूं इसको, इसकी 100 mm लेंथ है, बोल रहा है कि इस 100 mm लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 2 into 10 raised to power 21, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 100 mm लेंथ। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड दे दी 0.25 mm पर सेकेंड, इसको mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ही यूनिट में काम करते हैं हम लोग, तो 10 raised to power -3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, करंट निकालना है। अब देखो
हमने तो करंट के बारे में इतना ही सीखा है कि I इज इक्वल टू NeAVD। इसमें n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये स्मॉल n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो ये वायर है जो मैंने बहुत बड़ा बना के दिखाया आपको, इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करता है। और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि गिवन है। तो हमारे को एक तो ये n चाहिए, E चार्ज भी हमें मालूम है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। अब देखो ये जो n दिया है इसने ये n नहीं दिया है, इसने क्या दिया है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर 100 mm लेंथ है। तो हमें तो ये चाहिए कि n जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम को। तो n/l गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, ये पर 100 mm लेंथ दिया है ना, तो ये तो हमारे को गिवन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻21 और डिवाइडेड बाई एरिया जो नहीं दिया, नहीं मालूम, उसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं। तो अब n की वैल्यू क्या आ गई? 2 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई 8। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। E हम चार्ज लिख देंगे, VD भी लिख देंगे। तो पहले एक बार लिख के देखते हैं क्या सोल्व होता है। n की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई a into charge on the electron 1.6 × 10⁻19 into area of cross section into drift velocity 0.25 into 10⁻³ तो ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू बची है, उनको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई थिंक, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.5 को 1.6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.8 आ जाएगा। और उसके बाद ये 19 और 3 22 और ये 21, तो ये एक और माइनस बच जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 0.8 एम्पियर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आप देख लेना, 2 × 0.25 आ जाएगा 0.5 और 0.5 को जब 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 पंजे 80.8। ठीक है, ये भी बात भी ठीक है। तो ये 1.1 उसकी कमी है कहीं पे। ये 10⁻21 दिया है, क्या दिया है? 21 दिया है। ठीक है, ये बात भी, तो ये मैंने 21 रख दिया। और ये 0.25 mm दिया है। तो आंसर एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है बुक में ये आंसर गलत हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर आने वाला 0.08 एम्पियर आएगा, क्योंकि ये 19 और 3 22 हो जाएगा 10⁻21 और ये प्लस का 21 है, तो एक बचेगा माइनस का 10⁻1, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 0.08 एम्पियर बन जाएगा। तो इतना करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के अंदर। तो इस तरीके का जो ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको कई बार ये एक आध पैरामीटर को ऊपर नीचे कम ज्यादा करके दे सकता है, तो लगेगा तो यही फार्मूला, लेकिन ये पैरामीटर्स आपके साथ कुछ वो अलग दे देगा जो आपने अज्यूम करके चले हुए हो आप। Next question. When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of the electron is 2.5 × 10⁻⁻4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 × 10⁻28 per meter cube, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया है स्मॉल n। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। अब रेसिस्टिविटी पूछा है। गिवन क्या क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो किया है 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए लेंथ ऑफ वायर ऑफ लेंथ जो दिया है वो दिया है 0.1 मीटर। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो दिया है 2.5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर डायरेक्ट दे दिया। ये जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट बोलते हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम बार बार, उसी को इसने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसने क्या बोला है, ये 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर क्यूब। और इसी को मैं से वो लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वह वॉल्यूम की यूनिट भी क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, तो ये भी पर मीटर क्यूब हो जाता है। इसलिए इसने वही चीज दी है जो हम इसको बोलते हैं। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। अब रेसिस्टिविटी निकालनी है, तो देखो रेसिस्टिविटी का जो आपने फार्मूला बनाया है वो क्या बनाया है, m/ne² इंटू टाउ। अब हमारे पास टाउ रिलैक्सेशन टाइम तो नहीं पता, हम कैसे निकालें। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I इंटू आर, और R जो होता है वो होता है रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन में एरिया। तो इस R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, I इंटू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, रो इंटू L/A। और I जो होता है करंट जो होता है वो होता है NEAVD के बराबर। तो इंटू में रो रेसिस्टिविटी L/A। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, बाकी क्या क्या बचा है यहाँ पे, NEVDL इंटू में रो रेसिस्टिविटी जो कि निकालना है। तो रेसिस्टिविटी क्या आ जाएगी, V अपॉन में NEVD इंटू में L। तो बाकी सारी वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। तो अगर आप इसी फार्मूला से स्टबन लगे रहोगे तो निकालना मुश्किल होगा। L निकालोगे, L/VD करके ड्रिफ्ट, ये टाइम निकालोगे, फिर मास रखोगे, n रखोगे, और ये जो है सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाके भी इसको निकाल सकते हो। अदरवाइज इसको निकालने के लिए अलग से आपको ये L/VD करके रिलैक्सेशन टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, तो 5 वोल्ट ऊपर नीचे आ जाएगा। n की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻28 इंटू ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज गिवन 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में L लेंथ 0.1 मीटर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास रेसिस्टिविटी आ जाएगी, और इसका आंसर जो है 1.56 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1.56 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इतनी आ जाएगी जब भी आप कैलकुलेट करोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। कोई प्लेटिनम वायर है, उसका रेजिस्टेंस आइस पॉइंट पे जो है 5 ओम है। आइस पॉइंट मतलब मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है। एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मतलब होता है जब वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से, वो जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उस टाइम पे रेजिस्टेंस जो है 5.23 ओम है, तो वो बढ़ के कितना हो गया, 5 से 5.23। When thermometer is inserted in a hot bath, अब इस थर्मोमीटर को जो प्लेटिनम के वायर का बना हुआ है किसी एक गर्म बाथ में, गर्म पानी में डाल दिया, उसका टेम्परेचर नहीं मालूम, बस उसमें डाल दिया। रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर बिकम 5.795। जब उसको किसी एक रैंडमली गर्म पानी में डाल दिया हॉट बाथ में, तो वो कुछ भी है, हॉट बाथ का मतलब सिर्फ पानी ही नहीं है, वो गर्म चीज होनी चाहिए। फिर उस टाइम पे उसका जो रेजिस्टेंस बन गया 5.795 बन गया। अब पूछ रहा कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो जिसके अंदर डाला था, थर्ड कंडीशन जो हमारी, पहले आइस में डाला, फिर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा, स्टीम पॉइंट का मतलब ये है, और लास्ट में किसी एक अननोन टेम्परेचर पे रखा, तो वहां का रेजिस्टेंस तो मालूम है, लेकिन उस जो अननोन टेम्परेचर पे रखा जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 5.795 ओम हो जाता है, वहां पे उस बात का टेम्परेचर कितना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन। तो लेट्स ट्राई टू सोल्व इट। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से, R0। ये कितना दिया है, 5 ओम।
एट स्टीम पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं? 100 से, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये दिया 5.23 ओम। और वो जो अननोन टेम्परेचर जिसको हमें निकालना है वहां पे रेजिस्टेंस कितना दिया? 5.795। हाँ 795। तो ये अननोन टेम्परेचर T निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो हम एक चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? बेसिक टेम्परेचर एच 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। और ये जितना भी बढ़ा, अगर ये T बढ़ा तो यहाँ पे T, ये अगर 100 बढ़ा 0 से लेके तो यहाँ पे 100। तो हम दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं। एक बार तो ये 0 से 100 के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, एक बार 0 से लेके T टेम्परेचर के लिए अप्लाई करेंगे जिसको हमें निकालना है। तो एक बार फर्स्ट अप्लाई करते हैं 0 to 100। तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आ जाएगा? जो 100 पे है। 100 पे है 5.23 इज इक्वल टू आर नोट का मतलब 5 ओम, 1 प्लस अल्फा इंटू, अब टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 0 से लेके 100 तक, 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.23 माइनस 5, क्योंकि ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5.23 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को दोबारा से अप्लाई करते हैं जब टेम्परेचर 0 से लेके T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। तो T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है? 5.795 इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आर नोट की वैल्यू रखनी है ना 5, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। क्या रखेंगे अब? टी तो वो टेम्परेचर है जो हमें मालूम ही नहीं, 0 के बाद कितना बढ़ा है वो तो निकालना है। तो टी एज इट इज। अब यहां से फिर दोबारा अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वो कितनी आ जाएगी? 5.795 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, और ये अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा और फिर नीचे आएगा 5 इंटू टी। तो देखो ये भी अल्फा की वैल्यू है और ये भी अल्फा की वैल्यू है, दोनों ही अल्फा की वैल्यू है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? उन दोनों अल्फा की वैल्यू को मैं एक दूसरे के बराबर रखता हूँ। 5.23 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 5.795 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टी। अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है T टेम्परेचर, जो कि कैलकुलेट करना है। तो इसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 5.23 माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं? 0.23 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5.795 माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं? 0.795 डिवाइडेड बाई टी। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो इधर आ जाएगा, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 0.795 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.25। तो इसको सोल्व कर देंगे हम। अगर इसको ऐसा करना है तो ये पॉइंट को हटा देंगे यहाँ 0 लगा के, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना बचेगा? 25 या 75, 4 बच गए, 25 से कम 25, 20 बच गए, 25 8 200। तो ये 318 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये आप और अच्छे से देख लेना। इसमें बुक में जो आंसर है 345.65 है। तो मैं एक बार इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। जीरो 0.795 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.25। तो मेरा तो 318 ही आया है, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना इसका आंसर 318 है या बुक में जो दिया है वो दिया है 345.65। तो एक बार आप चेक कर लेना इसको। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक की हो। हाँ, ये 5.23 है, इसको मैंने 0.25 लिख दिया, तो ये 0.23 लिखना था। ओके, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। तो ये 0.23, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 0.795
इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.23। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, बुक का क्वेश्चन ठीक है, मेरी मिस्टेक थी। 345 इंटू 65 इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ये मैंने 5.23 माइनस 5 को 0.25 लिख दिया था, जो कि 0.23 लिखना था। तो दिस इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 equal resistance each of 4 ohm are connected to form a network as shown in the figure. What is the resistance between A and B? तो पहले मैं फिगर बनाता हूं और फिर उसने जो पूछा है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये फिगर जो दिया है ये सारे रेजिस्टेंस जो है 4 ओम के हैं। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये भी 4, ये भी 4। ये पॉइंट ए है, ये सी है और ये बी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। रेजिस्टेंस ए से लेके बी तक नेट निकालना है, ये है। तो देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगा के देखना है कि करंट किधर से किधर फ्लो होगा। जो करंट यहां से चलेगा, अगर यहां से आई करंट जाएगा तो उस टोटल करंट अगर यहाँ पे आई है ए पॉइंट पे, तो वहां से मान लिया एक हिस्सा इसमें चला गया I1, बाकी का हिस्सा किधर जाएगा, इन दो में से जाएगा। तो I माइनस I1 जो है इन दो ब्रांचेज में स्प्लिट होने वाला है। अब वो दो ब्रांचेज में जो स्प्लिट होने वाला है, अब इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा, या इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा, वो आगे के रेजिस्टेंस को देख के ही आप निर्धारित कर सकते हो। अब इसमें ये जो रेजिस्टेंस की ब्रांचेज बनी है, यहाँ पे भी ये 4-4, यहाँ पे भी ये 4-4, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो ये बीच वाला जो है इसका क्या काम है, तो व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल था वो क्या कहता था कि P/Q इज इक्वल टू अगर R/S है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। उसने उल्टा बोला था, उसने ये बोला था कि इफ देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर इन दैट सिचुएशन आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P/Q इज इक्वल टू R/S। तो उसी को हम उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर P/Q इज इक्वल टू R/S है तो देयर विल बी नो फ्लो इन दी गैल्वेनोमीटर। तो अगर ये मान लिया P है, ये Q है और ये R है, ये S है, तो करके देखते हैं। P/Q क्या आ जाएगा 4/4, R/S भी क्या आ जाएगा 4/4, तो दोनों ही सेम है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर से कोई भी करंट नहीं जाएगा। ये एक आइडल ऐसे ही बस बीच में ज्वाइंट है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसमें से कोई करंट अगर नहीं जाएगा तो करंट कैसे जाएगा, एक तो ये ब्रांच बन गई, एक ये ब्रांच बन गई, एक ये ब्रांच बन गई। तो ये जो ब्रांच है फर्स्ट वाली, इसका इनिशियल पॉइंट है ए से लेके फाइनल पॉइंट है बी पॉइंट, ये फर्स्ट ब्रांच है। सेकंड ब्रांच जो है इसका इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। थर्ड जो ब्रांच है ये वाली, इसका भी इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट ऊपर से घूम के आने के बाद मिलती, तो ये भी बी पे ही है। तो ऐसी जो ब्रांचेज जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कॉमन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वो पैरेलल में जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ब्रांचेज जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो थर्ड वाली ब्रांच है इसमें ये 4 और 4 दो रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में लगे हैं, तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम। ये बी पॉइंट पे जाके मिल गई ए से शुरू, ये थर्ड ब्रांच है। सेकंड ब्रांच को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 और 4 दो सीरीज में है, मतलब 8 बन गया, तो ये भी 8 ओम, ये सेकंड वाली ब्रांच, और ये भी आके मिलेगी बी पॉइंट पे। और जो फर्स्ट वाली है इसमें तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, शुरुआत ए से है और ये फाइनल जो है वो जाके बी पे ही मिल जाती है, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है।
और ये जो बीच वाली है इसमें कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसको हम कहीं पे शो करने की जरूरत है ही नहीं। अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में है, नेट रेजिस्टेंस निकालो तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, तो ये तो बन गया 2/8 प्लस 1/4, ये बन गया 1/4 प्लस 1/4, तो ये बन गया 2/4, 2/4 को लिख सकते हैं 1/2, तो ये आ गया 1/Rp, तो Rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। तो वेरी वेरी इजी, बस आपको इस कॉन्सेप्ट का अगर पता है तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance. What will be the potential difference across the terminal of the cell? तो ये बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। एक सेल है जिसका ईएमएफ जो है 2 वोल्ट है, दिस इज ए सेल, इसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, और इस सेल का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0.1 ओम है, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 3.9 ओम है। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो सेल है इसके जो टर्मिनल हैं दोनों, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैं यहाँ पे की भी लगा देता हूं। जब ये की ओपन रहती है उस टाइम पे अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये जो पोटेंशियल होता है उसको तो हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जैसे ही हम की को क्लोज कर देते हैं तो फिर करंट स्टार्ट हो जाता है इस सर्किट में, मान लिया आई करंट स्टार्ट हो गया, तो वो फिर ईएमएफ नहीं रहता, वो बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू करंट फ्लो इनसाइड द बैटरी, क्योंकि बैटरी के अंदर में भी कुछ करंट जो है फ्लो होने से इस रेजिस्टेंस के अंदर से, जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है, और ये नेट पोटेंशियल जो बचता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो बचता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस आई इंटू आर। तो इसका जो ये 2 वोल्ट दिया है इसने, इसका मतलब क्या है, ये ईएमएफ दिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया है। जब वो बैटरी का पोटेंशियल की बात करता है तो इसका मतलब वो उसका ईएमएफ है, तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए, ई लिखना चाहिए। तो 2 वोल्ट गिवन है, अब निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है, वी निकालना है। तो ये तो गिवन है 2 माइनस आई इंटू आर, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.1। अब आई कैसे निकालें, आई क्या है, ये करंट है, करंट इन दी सर्किट। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, वो बैटरी का पोटेंशियल का क्या काम है, वो इसके अंदर करंट फ्लो करवाएगा एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के, तो वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल जो इसका बनेगा, जो हम निकालने वाले हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V बाई आर इंटू 0.1। तो ये 2 माइनस वी बाई आर की जगह, आर की वैल्यू तो गिवन है 3.9 इंटू 0.1, तो ये बन गया v इज इक्वल टू, ये दो तरफ v है तो इसको इधर ले आते हैं, v प्लस v बाई 3.9 इंटू 0.1, और उधर जो 2 था वो एज इट इज। इसमें से v अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 3.9 इज इक्वल टू 2। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं, 3.9 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 2। तो ये बन गया 3.9 प्लस 0.1 बनता है 4 डिवाइडेड बाई 3.9 इज इक्वल टू 2।
तो ये V इज इक्वल टू, ये बाकी की कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं, 2 इंटू 3.9 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 2 जा 4, और इसको जब आप आगे करोगे तो ये बन जाएगा 145, तो V इज इक्वल टू 1.45 वोल्ट। तो जिस बैटरी का EMF 2 वोल्ट था जब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, और जब उसमें से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है सिर्फ 1.45 बचता है। सिर्फ यही पोटेंशियल वो है जो इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा। बाकी का जो 0.55 है, क्योंकि 1.45 जो है 2 से कितना कम है, 0.55, तो इतना पोटेंशियल तो सिर्फ बैटरी के अंदर खुद को चलाने के लिए वो लॉस हो जाता है, इसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो इफेक्टिव जो पोटेंशियल है वो सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, एंड दैट इज 1.45। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।